नमस्कार संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अंजू जी, नमस्ते। सर, आप तो मेरे ख्याल से दिल्ली में नहीं है इस वक्त, कहीं बाहर ही नजर आ रहे हैं, इसीलिए गाड़ी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था। मुझे लगा आप ही से ही थोड़ा राय जानूं कि क्या समझा जाए इस मामले को। ये जो मणिपुर जा रहे हैं 22 मार्च को हमारे 6 सुप्रीम कोर्ट के जज, इस मुद्दे को कैसे देखा जाए सर? कहा जा रहा है कि वहां जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, उनको किस तरह से कानूनी मदद दी जा सकती है इस बारे में उनसे शिविरों में जाकर चर्चा करेंगे। क्या समझा जाए पूरे मामले को? अंजू जी, मैं अपनी बात शुरुआत करूं उसके पहले थोड़ा सा एजुकेशन की बातें कर दूं, क्योंकि एजुकेशन की बातें लोगों को समझनी चाहिए कि एक पढ़ाई होती है पॉलिटिकल साइंस, जो ग्रेजुएशन के लेवल में होती है। तो पॉलिटिकल साइंस में एक पॉलिटिकल थिंकर था मॉन्टेस्क्यू, जिसने सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल दिया था कि पावर्स बटी हो, कौन किस किस क्षेत्र के डोमेन का काम है वह उसी को करेगा, दूसरे के डोमेन में दखल नहीं देगा। मतलब व्यवस्थापिका का काम होगा कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होगा कानून को इम्प्लीमेंट करना, न्यायपालिका का काम होगा कि उन कानूनों पर निर्णय देना। तो जो कहा गया कि सब लोग अपने अपने डोमेन में काम करेंगे और इसी पर लोकतंत्र काम करता है, और लगभग सभी देशों में जो है इसको कहीं न कहीं अप्लाई किया जाता है। कुछ हद तक इंक्रोचमेंट अलाउ होता है कि एक के क्षेत्र में दूसरा जाता है, दूसरे के क्षेत्र में तीसरा जाता है, लेकिन इस तरह से क्लियर कट पॉलिसीज के मैटर्स में खास करके कहें तो एक दूसरे के डोमेन में कोई दखल नहीं देता है। और यही बात जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है और जहां कहीं प्योरली लगता है कि पॉलिसी मैटर है, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट सीधे कह देती है तो पॉलिसी मैटर है जी, आप एग्जीक्यूटिव के पास जाइए, आप सरकार के पास जाइए, देखिए इस मामले में सरकार क्या स्टैंड लेती है। तो बात ये समझ में नहीं आ रही है कि मणिपुर की शांति से दिक्कत किसको है। आज मणिपुर का जल नहीं रहा है। मणिपुर, जब मणिपुर जल रहा था तो सब लोग बंसी बजा के सो रहे थे, और आज जब मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ हद तक मेंटेन करने में केंद्र सरकार सफल हुई है, सभी चीजों को एक तरह से कहें पटरी पे लाने की कोशिश हो रही है, तो ये किसको दिक्कत है इस शांति से? और इस शांति के पहल में जो माननीय न्यायपालिका आ रही है, इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए क्षेत्र विशेष कदम उठाते हैं तो सवाल उठता है कि पूरे भारत के लिए या पूरे भारत में होने वाली घटनाओं के लिए उसी तरह का दृष्टिकोण क्यों नहीं? आखिर मणिपुर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? तो यहाँ पे अगर 6 जजों की टीम जा रही है तो इस पे जनता सवाल पूछेगी और इसको रोका भी नहीं जा सकता। कैसे आप रोकेंगे? आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना अपने एक्ट को। जी सर, और अब तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। गृह मंत्री तक कह चुके हैं कि सारे रास्ते वहां पर खोले जाएंगे, पूरे देश के साथ संपर्क मणिपुर का बढ़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि मणिपुर हाई कोर्ट का की 12वीं वर्षगांठ है, उस सिलसिले में 6 जज जा रहे हैं जस्टिस गवई की अगुवाई में। तो अगर ये अपने किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं सर, तो फिर शिविरों में जाने का क्या औचित्य है? ये वहां पर जाएंगे, एक राजनीतिक मुद्दे में अपने आप को घुसाएंगे, तो फिर तो बवाल मचेगा ही ना सर। फिर तो ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी चुनिंदा मुद्दों पर ही आगे आता है, पश्चिम बंगाल की तरफ सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता है। अगर आप कश्मीर की बात करें, वहां पर कितने हिंदू मारे गए थे, उसके बाद उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर नकार दिया था कि बड़ी देर हो गई है। न्याय में कभी देर थोड़ी होती है सर, देर सवेर न्याय मिल जाए तो आदमी संतुष्ट हो जाता है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को नकार दिया था, और यहाँ पर खुद सुओ मोटो, या हम कहें कि अपने आप से संज्ञान लेते हुए खुद ही चले जा रहे हैं वहां पर। अंजू जी, आपने सही विषय उठाया। कश्मीर का जो मामला था 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था पीआईएल के फॉर्म में, और जो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, एसके कौल साहब और नजीर साहब, तीनों लोगों की बेंच ने उस पिटीशन को डिसमिस किया था। और डिसमिस करने के साथ क्या कहा था कि एविडेंस अब नहीं बचे होंगे, कलेक्ट कहां से होंगे एविडेंस, और उसको डिसमिस कर दिया। भाई सवाल तो पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि अगर 84 के सिख दंगों में एविडेंस कलेक्ट हो सकते हैं, बात मेरी नोट करिएगा, आपके दर्शकों को समझने वाली बात है, जिसमें लोगों को जिंदा जलाया गया है,
मतलब जिसमें आदमी जिंदा जल गया, खत्म हो गया, बोलने के लिए नहीं है, वो जिंदा राख हो चुका है, उसमें तो सजा हो रही है, उसमें तो ट्रायल हो रहा है, उसमें आदमी सजा भी काट रहा है। और 6 साल पहले की घटना है। हमारे जो कश्मीर की घटना है वो तो 88, 89, 90 की है, 89, 90 की है। 6 साल पहले की घटना में सारा कुछ हो रहा है कोर्ट का, और जिसमें आदमी सही सलामत अपनी जान बचा के भागा हुआ है, जिसमें जिसके सामने घटना हुई है वो भाग गया है बचा करके, उसके लिए कहा जा रहा है एविडेंस ही नहीं होंगे, एविडेंस कलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस है भाई एविडेंस कलेक्ट होने के लिए? ये बात तो समझ से परे है। सही बात तो ये है कि कहते हैं ना कि जो न्याय दिखता है और दिखाना भी पड़ता है न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका को थोड़ा सा इन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि एक ही कानून से दो सिद्धांत सामने नहीं आ सकते। अगर आप 84 के सिख नरसंहार के लिए एक SIT बनती है, प्रोब होता है, ट्रायल होता है और एक व्यक्ति को सजा होती है जिसमें कि कितने लोग जला के मार दिए गए, वो गवाही देने के लिए जिंदा भी नहीं है। और कश्मीर में जेनोसाइड होता है जिसके लोग जिंदा हैं। अगर सपोज करिए कोई 20 साल का नौजवान अगर भागा होगा अपनी आंखों के सामने से घटना देख करके, तो आज भी 50 साल का होगा, वो गवाही देने में सक्षम है। और कहाँ कहा गया है कि आपको मेडिकल एविडेंस चाहिए या ओरल एविडेंस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता? अगर 5 गवाह किसी एक्स के बारे में कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को हमारे सामने जिंदा जलाया है या उसके घर को आग लगाई है, तो कहीं और कुछ आवश्यकता नहीं है उनका ट्रायल और कन्विक्शन करने के लिए जो है। तो अदालत अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। पता नहीं क्या दिक्कत है कश्मीर के मामले में, और मणिपुर में इतना इंटरेस्ट आ रहा है। 17 में मैटर डिसमिस हुआ और 2022 में जब क्यूरेटिव पिटीशन फाइल हुई वो भी डिसमिस हुई, और सितंबर महीने में जब क्यूरेटिव पहुंची सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो कहा गया कि भाई इसमें आप केंद्र सरकार के सामने रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जो मैंने बताया ना स्टार्टिंग में कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है कि जिसके डोमेन का काम है वही करे। तो जब कश्मीर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप केंद्र के सामने अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं उस जेनोसाइड में जांच कराने के लिए, तो आप जाइए विद लिबर्टी, आपकी पिटीशन मैं डिसमिस कर रहा हूं। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने एक सेट रूल बनाया है कि अगर कोई ऐसी घटना है तो केंद्र सरकार के सामने आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए, तो अगर किसी को मणिपुर की घटना से दिक्कत है तो केंद्र सरकार के सामने वो रिप्रेजेंटेशन दे। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट कैसे उस मामले में खुद कूद सकती है जबकि आज स्थिति सामान्य की तरफ लौट रही है। और सर सबसे अहम बात ये कि जो आपने कहा ना कि सबके कार्यपालिका के, विधायिका के, न्यायपालिका के अपने अपने डोमेन है, उसमें काम करते हैं, वो किसी काम में दखल नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये मुद्दा इसलिए संवेदनशील है क्योंकि विपक्ष बार बार ही कहता रहा है कि देखिए PM मोदी मणिपुर नहीं गए। अरे भाई गृह मंत्री तो गए हैं, लेकिन मुद्दा बना रखा था विपक्ष ने कि PM मोदी वहां नहीं गए, और अब हमारे जज वहां पर जा रहे हैं तो वही कांग्रेस बल्ले बल्ले कर रही है। और जयराम रमेश सवाल उठाते हैं कि PM मोदी नहीं गए लेकिन जजों को जाने की फुर्सत मिल गई। सर जज लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठकर केसेस को सुनते हैं और 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस है इस वक्त अदालतों के सामने, लेकिन वो बिना वजह, आपको नहीं लगता कि विधायिका के कामकाज में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मेरा मानना है कि हाई कोर्ट के कार्यक्रम में अगर जा रहे हैं, कहते ना कि अगर लखनऊ से कोई टीम या दिल्ली से कोई टीम जाती है तो पहले वहां के लोकल लोगों से, लोकल अथॉरिटी से पूछती है कि भाई वहां की वस्तु स्थिति क्या है। तो कायदे से तो पहले हाईकोर्ट जजों से कहा जाना चाहिए था कि हाईकोर्ट जज जाएं, एक वस्तु स्थिति का मुआयना करके आएं और उस कार्यक्रम में बताएं कि वहां की स्थिति क्या है। सीधे वहां की हाईकोर्ट को बाईपास करके, मणिपुर में हाईकोर्ट भी तो है, तो हाईकोर्ट के जजेज अगर जा सकते हैं तो जाएं, एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीधे इस मामले में जाना जो है कहीं न कहीं पूरे भारत के लिए जो है एक प्रेसिडेंट तो बनाएगा कि अब कहीं भी घटना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को समय तो निकालना चाहिए। एक खास विशेष जगह के लिए आखिर इंटरेस्ट क्यों, इस पे जनता सवाल पूछेगी और रोक भी नहीं सकता कोई। सर जनता सवाल पूछ रही है, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर बात तो वही है ना कि अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार तो सबको मिला हुआ है ना सर। आजकल तो मोबाइल उठाओ सवाल पूछ लो। इसीलिए मुझे आपसे इस मामले पर चर्चा करनी पड़ रही है कि क्या सच में उनका जाना गलत है या सही है। और फिर अगर मणिपुर हाईकोर्ट के एक फंक्शन में जा रहे हैं सर, तो फिर 2023 में इसी मणिपुर हाईकोर्ट ने ही तो फैसला सुनाया था जिसके बाद आग लग गई थी मणिपुर में। उसी फैसले पर संज्ञान ले लेते सुप्रीम कोर्ट।
तो मामला शायद बहुत पहले ही निबट जाता, इतना सब कुछ नुकसान नहीं होता। देखिए, मैं साफ कह रहा हूं कि अगर न्यायपालिका के क्षेत्र का काम है तो न्यायपालिका क्षेत्र में अपने काम करे, और अगर इस तरह के हाईकोर्ट की किसी फंक्शन में जा रही है तो हमें सभी का स्वागत करना चाहिए, और यह स्वतंत्रता है, हमारे न्यायाधीशों का अधिकार है वो इस तरह के कार्यक्रम में जाएं, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूटिव के डोमेन में एनक्रोच करने से परहेज करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमेशा ये सवाल बनेगा, और ऐसा लगेगा जनता के दिमाग में कि कहीं ये राजनीतिक प्रभाव तो नहीं है, या कुछ राजनीतिक उद्देश्यों से कार्य तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अगर 3 साल बाद जब वहां पे नॉर्मलसी लौट रही है, सिचुएशन सामान्य हो रही है, और मैं इस चीज पे इंपॉर्टेंस नहीं देता कि प्रधानमंत्री गए कि नहीं गए, गृह मंत्री गए कि नहीं गए, अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उस चीज को मेंटेन किया है तो वी शुड सैल्यूट आवर सिक्योरिटी फोर्सेज। और वस्तुस्थिति अगर मेंटेन की गई है तो मुझे लगता है कि हमारे माननीय न्यायाधीशों को इस चीज से परहेज करना चाहिए, अगर ऐसा कोई कार्यक्रम उनका है तो। सर, जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो यही कहा जा रहा है कि 22 मार्च को वो लोग जा रहे हैं। और सर, ये जो मतलब कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है उस पर आजकल ये भी मतलब आरोप लगने लगे कि वो विपक्ष की भूमिका में नजर आ जाता है। वो जो जुडिशियल एक्टिविज्म जिसको कहते हैं, ऐसे लगता है उसका एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। बहुत सारे मामले ऐसे आए हैं जिस पर सवाल खड़े हुए हैं। अगर हम अरविंद केजरीवाल का मामला देख ले सर, जब उनको अंतरिम जमानत मिली थी, जो मांगने भी नहीं गए थे वो, तब भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उनको अंतरिम जमानत दे दी थी कि लोकसभा चुनाव के लिए वो कन्वेंसिंग कर ले। तो क्या ये भी कुछ ऐसा ही मामला होगा कि उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया और उनको लगा कि चलिए फंक्शन में जा रहे हैं, लगे हाथ पिकनिक मना ले, वहां पर शिविरों में जाकर हाल देख लिया जाए, क्या ऐसे माना जाए? देखिए, अभी एक लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे अपने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ साहब, 2 साल का उनका कार्यकाल था लगभग, और 2 साल में ऐसे बहुत मौके आए जब कभी लगा कि न्यायपालिका जो है सत्ता पक्ष के तरफ झुकाव है, न्यायपालिका कभी विपक्ष की तरफ झुकाव है, और दोनों ही पक्ष इस तरह के कभी कभी आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। लेकिन जो 2 साल में उन्होंने स्थापित किया, एक सिद्धांत स्थापित किया कि न्यायपालिका का झुकाव किसी की तरफ नहीं, उसका झुकाव सिर्फ न्याय की तरफ होता है। तो हमारे आगे की जो पीढ़ी है उन न्यायाधीशों को भी ऐसा कोई भी स्टेप उठाने से पहले सोचना चाहिए कि हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे हमें जनता में ये मैसेज जाए कि हम सत्ता पक्ष या विपक्ष के साथ हैं। अगर इस तरह की चीजें करते हैं, जैसा अभी प्रस्तावित है 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल का जाने का वहां का कार्यक्रम, तो एक संदेश तो जा रहा है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं कुछ पॉलिटिकल चीजें हैं। अदरवाइज विकट स्थिति जब थी, जब लोगों के घर जलाए जा रहे थे, दंगे हो रहे थे मणिपुर में, तब तो किसी ने कोई इस तरह का स्टेप नहीं लिया, ना ही सरकार को ही कोई आदेश दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जब आज स्थिति सामान्य हो रही है, अगर इस तरह से कोई भी प्रतिनिधिमंडल जाएगा तो थोड़ा तो झुकाव लोग पूछेंगे कि आखिर ऐसा विशेष स्टेप क्यों लिया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका का कार्य सिर्फ और सिर्फ न्याय की तरफ देखना है, और उस समय जब किया जाना चाहिए था, जब विकट स्थिति थी, आप देखिए पश्चिम बंगाल का मुद्दा आपने उठाया, पश्चिम बंगाल में भी तो जाना चाहिए टीम को, लगे हाथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां भी स्थिति थोड़ी सी भी नागवार लग रही है वहां पे एक टीम जानी चाहिए। 6 जज हैं, 2 जगह बांट लें, 2 पश्चिम बंगाल में चले जाएं, 2 जो है मणिपुर में चले जाएं, 2 और कहीं भी अगर लग रहा है स्थिति खराब है तो वहां भी होके आ जाए। लेकिन इस तरह से सिर्फ एक स्टेट के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट अगर होगा तो सवाल तो उठेगा, लाजमी है ऐसे सवाल उठना। सर, आपने पश्चिम बंगाल की बात की, आप याद करो कि विधानसभा चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद, पंचायतों के चुनाव के बाद किस तरह से वहां पर हिंसा का तांडव हुआ। एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट किया गया, उनके घर जला दिए गए, महिलाओं के साथ रेप हुए। अगर कोलकाता हाईकोर्ट आदेश नहीं देता तो उन मामलों की कभी सीबीआई जांच ही नहीं होती। ममता बनर्जी सरकार ने तो पर्दा डाल दिया था। उस वक्त सब उम्मीद कर रहे थे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट शायद सुओ मोटो ले, शायद खुद इस मामले का संज्ञान ले, लेकिन तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब आप देखो, जहां पे शांति हो रही है वहां पर वो खुद जा रहे हैं और राजनीति को तो हवा दे ही रहे हैं ना। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा, राजनीति को हवा ही दी जा रही है। और राजनीति में एक बात मैं बोलूं कि आप एक नई चीज आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस जब रिटायर हो रहे हैं उसके तुरंत बाद से उनके कुछ रहस्य उद्घाटन हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। न्यायपालिका को जिस दिन
आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज नॉमिनेट करते हो, कि आप उन्हें बताते हो कि आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हो, उसी समय बताया जाना चाहिए कि आप इवन आफ्टर रिटायरमेंट न्यायाधीशों के फैसलों पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रिविटी है हमारी न्यायपालिका का कि जब 3 जजों की बेंच, 5 जजों की बेंच बैठ करके कोई फैसला करती है तो वह तथ्यों पर फैसला करती है, कानून पे फैसला करती है। और कल आप जब उसी जुडिशरी से रिटायर्ड हो, क्योंकि आप सड़क चलते अंगूठा छाप व्यक्ति नहीं है, लेमैन नहीं है, आप एक न्यायपालिका के जज रहे हैं। अगर आप कोई कमेंट समाज में करेंगे तो समाज में वो गलत मैसेज जाएगा और उस पर विश्वास करने का लोगों का जो लेवल होगा बहुत हाई लेवल होगा। अगर एक लेमैन कोई बात कहता है और उसी को एक रिटायर्ड जज कहते हैं जो ऑनरेबल हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो उस पर लोगों का भरोसा ज्यादा होगा। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए शपथ ग्रहण के पूर्व कि भाई आप इस तरह का कोई स्टेप लेने से पीछे हटें। लेकिन सर, अभी जैसे कि आपको याद होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव का मामला हुआ था, जिन्होंने वीएचपी के फंक्शन में एक स्टेटमेंट दे दिया था, कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था। कपिल सिब्बल ने कितना हो हल्ला मचाया था, उनके खिलाफ तो इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी उन्होंने कर ली थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब भी कर लिया था, बुला लिया था। तो उन पर तो ये आरोप लगा था ना कि किसी पर्टिकुलर विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर ये जो 6 जज जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या ये किसी पर्टिकुलर विचारधारा को या किसी पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करे, ऐसा नजर नहीं आता क्या? देखिए, मेरा मानना है इस पे केंद्र सरकार को स्ट्रांग ऑब्जेक्शन होना चाहिए। केंद्र सरकार को अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहिए कि आप हमारे डोमेन में दखल दे रहे हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है वर्तमान में जहां ये कहा जाए कि 10-12 लोगों को जिंदा जला दिया गया या 10 लोगों को काट दिया गया, मार दिया गया। कुछ ऐसी घटना हो गई है जिससे कि मानवता शर्मसार हो गई है। तत्काल का ऐसा कोई वाकया नहीं है। अगर ऐसा कोई वाकया होता है तब अगर जाती है तो निश्चित ही पब्लिक जो उग्रता होती है, पब्लिक का जो गुस्सा होता है, उसको शांत करने के लिए जाना न्यायपालिका का हर कोई उस चीज को स्वीकार करेगा कि बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन जब एक स्टेट में शांति हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एजेंसीज मेहनत कर रही हैं रातों दिन, ऐसी स्थिति में जाकर वहां पर किसी भी आग को सुलगाना या किसी भी सुलगी हुई आग को खोदना, कुरेदना, आखिर कुरेदना ही तो हुआ। अगर कोई अपने गम भूल करके, कोई घटना को भूल करके नॉर्मल स्थिति वहां पे लौट रही है, तो कल को जब सुप्रीम कोर्ट जजों की टीम वहां बैठेगी, जाएगी, तो कहीं न कहीं जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनके मनोबल को तोड़ने वाला होगा। तो हमें लगता है कि केंद्र सरकार को इस पे अपना कठोर प्रतिरोध जो है दर्ज कराना चाहिए कि आप इस तरह का कोई स्टेप ना ले जिससे कि वहां की स्थिति जो है फिर से बिगड़े, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी ग्राउंड पे किसी न्यायपालिका की नहीं है। अंत में एजेंसीज को ही उतरना पड़ता है, जिले के कलेक्टर को ही उतरना पड़ता है, जिले की पुलिस फोर्स को ही उतरना पड़ता है या केंद्रीय फोर्स को उतरना पड़ता है। कोई न्यायपालिका या ये कहें कोई भी एजेंसी जा करके वहां काम नहीं करती है। ग्राउंड पे काम जब सरकार को करना होता है तो उस स्थिति में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई उस चीज को कुरेदने की कोशिश कर रहा है या उसको ऐसी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है जिसमें कि पुराने घाव फिर से उभर करके सामने आ जाए, आपको इतना ही प्रेम है तो आप एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए ना दिल्ली में, बोल दीजिए जिसके पास एविडेंस है सब लोग वीडियो बना के हमारे पास भेजें। आप उस जगह पे जा करके उस घटना को क्यों कुरेदने जा रहे हैं? आप बोलिए, ट्रिब्यूनल बना दीजिए, सब लोग जिसके पास वीडियो एविडेंस हो सील लिफाफे में कुरियर से भेज दें हमारे पास या लेके आ जाएं, या आप किसी सीनियर एडवोकेट को असाइन कर दीजिए इस काम को। सीनियर एडवोकेट आ जाए वहां पे, जिनका है गवाही रिकॉर्ड करके लेके सुप्रीम कोर्ट आ जाए। लेकिन छेड़ के जजों का वहां पे जाना निश्चित ही मणिपुर को फिर से उन पुराने घावों को हरा करने वाला सिस्टम होगा, जो कि कहीं न कहीं केंद्र सरकार को खतरे में डालेगा या केंद्र सरकार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है। और सर, यहाँ पर ये भी तो समझना जरूरी कि एक तो प्रोटेक्शन में जाएंगे, जज है सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे तो नहीं कि आम आदमी की तरह चले जाएंगे, उनके लिए भी एक प्रोटोकॉल होगा। उस प्रोटोकॉल के तहत वो शिविरों में जाएंगे। अब वो मैती शिविर में जाते हैं या कुकी शिविर में जाते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये है किसके पास जाएंगे। राहुल गांधी भी तो गए थे मणिपुर के दौरे पर, आपको याद होगा क्या हुआ था वहां पर। और अब ये जाएंगे तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा दुविधा में डालेंगे। और फिर ये जब किसी शिविर में जाएंगे सर, तो क्या इनके साथ वहां का मीडिया नहीं होगा? और फिर किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह का रायता फैलेगा? क्या इसका आभास हमारे माननीयों को नहीं है? माननीयों से ज्यादा देश के पत्रकारों को है इन सब चीजों का आभास। एक बात बताइए, 10 लोगों का जब कैमरा माइक के सामने होता है
तो आदमी कुछ और बोलता है माइक आईडी के सामने, और जब कैमरा आप डाउन कर देंगे तब अपनी सच्चाई बताना शुरू करता है। तो अगर आप दल बल के साथ जा रहे हैं, पूरे लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं, तो वहां सच्चाई पता चलेगी। या कि आप स्पेशल टीम बना दें कि आप अपना सारा एविडेंस दिल्ली भेजिए सील लिफाफे में, वहां सच्चाई सामने आएगी। पब्लिक पंचायत में सच्चाई सामने नहीं आती। अगर आपको सच्चाई जानने में इतनी ही दिलचस्पी है तो कोई एक ट्रिब्यूनल बनाइए, वहां पे कोई एक कमीशन बनाइए मणिपुर में, जहां पर 24 घंटे एविडेंस रिकॉर्ड कराने की सुविधा हो लोगों को, और लोग अब जाएं अपनी बातें वहां पे रखें जो है। सर अब तो दौरा जो है तय है, 22 मार्च को सुनाए जा रहे हैं। मणिपुर हाई कोर्ट की 12वीं वर्षगांठ है, इसके लिए जा रहे हैं। कार्यक्रम तो तय है, लेकिन देखते हैं, क्योंकि इस पर बहुत हो हल्ला मच रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। और जैसा कि आपने कहा, केंद्र सरकार को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है सर कि अगर ये वहां पर गए तो वहां पर पुराने जख्मों को कुरेदा जाएगा, और बहुत सारी किस्से कहानियां मीडिया में और जो इंडी गठबंधन है उनको हाथों हाथ मिलेंगी, और फिर वो इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को फिर से टारगेट करेंगे। और इस बार इसकी भूमिका जो है, अगर मुद्दा मिलता है विपक्षियों को, तो फिर इसके लिए जमीन तैयार तो हमारे माननीय कर रहे हैं सर। अब अभिव्यक्ति की आजादी है सर, इसीलिए मैंने आपसे इस मुद्दे पर बात कर ली। हो सकता है मेरे खिलाफ भी कोई मानहानि का नोटिस आ जाए 1-2 दिन में। सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी मेरे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।